हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पटवारी लेखपाल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसकी टाइमिंग थी 2 आवर और उसके जो मैक्सिमम मार्क्स थे 100। तो इसमें हम देखने वाले हैं 100 क्वेश्चन, जो कि हिंदी, रीजनिंग, उत्तराखंड जीके और आपकी भारत की जीके से संबंधित होंगे। प्लस इसमें आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे और आपका जो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपकी जो पटवारी लेखपाल की परीक्षा है वो 8 जनवरी 2023 को इसी साल होने वाली है। तो कुल आपके 7 दिन और बचे हैं परीक्षा होने में। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमसे प्रीवियस ईयर में पटवारी लेखपाल पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हिंदी से। यहाँ पर से जो फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी से शुरू किया गया है। आपको सारे क्वेश्चन ध्यान से देखने हैं और पूरे 100 क्वेश्चंस देखने हैं। आपको देखना है कि आपके इसमें से कितने मार्क्स बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, स्वर संधि का भेद नहीं है। स्वर संधि के टोटल 5 भेद होते हैं, जिसमें कि दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि प्लस यण संधि और अयादि संधि होता है। तो ये 5 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आदि संधि, तो यह स्वर संधि का भेद नहीं होता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब है भाववाचक संज्ञाएं निम्नलिखित प्रकार से बनाई जाती है। तो भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? विशेषण, क्रिया और सर्वनाम तीनों से ही बनाई जाती है। तो राइट आंसर इसका होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पर्यावरण शब्द किन शब्दों के योग से बना है? तो पर्यावरण शब्द बना है परिधन आवरण से। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रचना महादेवी की नहीं है। तो फ्रेंड्स, यामा, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी तीनों ही महादेवी वर्मा की रचना है, किंतु उर्वशी जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो ये किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना है, उर्वशी। अब देखिए, जो यामा है इसके बारे में एक चीज आप नोट कर लीजिए। 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किसे? महादेवी वर्मा जी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली बोर्ड की स्थापना कब की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1950 में इस बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में दशाबोधक गुणवाची विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पर दशा कौन बता रहा है? यहाँ पर जो सूखा है यह दशा को बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रारूप लेखन का अर्थ है। तो प्रारूप लेखन क्या होता है? पत्र का कच्चा रूप तैयार करना ही प्रारूप लेखन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जहां एक शब्द के अनेक अर्थ हो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है श्लेष अलंकार, जहां पे एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किसी काम को उत्साह और परिश्रम से करने वाला क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अध्यवसायी। अध्यवसायी कहा जाता है किसी काम को उत्साह और बहुत ज़्यादा परिश्रम से करने वाले इंसान को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? देखिए, ममत्व और आपका मोटा नहीं होगा यहाँ पर, मैना और मदारी। तो देखिए, ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि मोटा जो होता है संज्ञा शब्द नहीं है। मोटा क्या होगा? मोटा एक तरह से विशेषण शब्द है, विशेषता है किसी भी चीज़ की। अब देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अंतस्थ ध्वनियाँ हैं। अंतस्थ ध्वनियाँ कौन सी होती है? यह होती है स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। स्कंदगुप्त के लेखक कौन थे? स्कंदगुप्त के लेखक हमको बताने हैं। राइट आंसर इसका होगा जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन कवि, सूफी, संगीतज्ञ और इतिहासकार चारों थे? मतलब कि कवि भी थे, सूफी और संगीतज्ञ और इतिहासकार भी थे। तो अमीर खुसरो राइट आंसर होगा यहाँ पर। तो इस तरह से ना कवियों के बारे में ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे, कौन प्रेमाश्रयी के थे। तो ज्ञानाश्रयी के तो कबीर थे। तो इस तरह से कवियों के बारे में पूछा जाता है कि वह किस शाखा के कवि थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अक्षौ किसके मेल से बनता है? अक्षौ बनता है क के नीचे हलंत होता है और षटकोण वाला श होता है। तो इन दो वर्णों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? राम वृक्ष बेनीपुरी ने किया था जनवाणी का संपादन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? आप सभी को बताइए होगा, बच्चन जी की यह कविता है।
जिनका पूरा नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ईशान शब्द इस अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, यानी कि ईशान शब्द का और कौन सा अर्थ होता है? देखिए ऑप्शन में है डी, जो कि दीप्ति होता है। ईशान का अर्थ जो होता है दीप्ति होता है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट होगा। अब है 18वां क्वेश्चन, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, ऐसे शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। तो यहाँ पर तत्सम शब्द की परिभाषा दी गई है, लेकिन संस्कृत के जो ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम परिवर्तित रूप हिंदी के रूप में यूज़ करते हैं, वो तद्भव शब्द होते हैं। देशज शब्द हमारे देश के और विदेशी विदेश के होते हैं, यानी कि अन्य देशों के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 18 के बाद आपका आएगा 19 क्वेश्चन, मैं का बहुवचन है। तो मैं का बहुवचन क्या होगा? देखिए इसमें होगा ऑप्शन बी, हम। मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, निम्न में से किस शब्द में योजक चिन्ह हाइफन आवश्यक है? तो योजक चिन्ह कैसा होता है? जो माता पिता के बीच में ऐसे लगता है, या फिर किसके बीच में लग सकता है? यहाँ पर राम लक्ष्मण के बीच में, क्योंकि यह सब सिंगल वर्ड है, लेकिन राम लक्ष्मण दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का यूज होता है, जैसे कि राम लक्ष्मण, माता पिता, भाई बहन, तो इन सब चीज़ों में हाइफन का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसे उत्तराखंड का पामीर कहते हैं? अब देखिए हमारे 20 जो है हिंदी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे जो उत्तराखंड के और रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर मिक्स्ड होकर पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपके लिए दोनों लैंग्वेजेस में दिए जाएंगे, और आप इंग्लिश का भी पढ़ सकते हो और हिंदी का भी पढ़ सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा है कि किसे उत्तराखंड का पामीर कहते हैं? उत्तराखंड पामीर। तो देखिए दूधा तोली को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, और यह भी याद रखना कि दूधा तोली कहाँ है? यह है आपके पौड़ी गढ़वाल जिले के थलीसैन में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल जिले के थलीसैन में ये स्थित है। अब है क्वेश्चन नंबर 22, जो कि रीजनिंग से लिया गया है। यहाँ पर बोला है, एक कदम सुबह सूर्य की ओर मुँह कर चलना शुरू करता है, कुछ समय पश्चात वह अपने दाएं मुड़ जाता है, तत्पश्चात वह अपने बाएं मुड़ जाता है, वह पुनः अपने दाएं मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में है? तो जब भी आपको दिशा वाले क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दिशाएं किस तरफ होती हैं। यहाँ पूरब, पश्चिम, उत्तर और इधर दक्षिण होती है। अब इसी के अनुसार आप लोग इस डायग्राम को बनाएंगे कि एक किस किस तरफ को जा रहा है। देखिए सबसे पहले बोला है कि जो ए है वो एकदम से सुबह सूर्य की ओर मुँह कर चलना शुरू करता है। तो सूरज कहाँ से उगता है? पूरब की दिशा से चलता है, उगता है, तो यहाँ पर इस तरफ वह चलेगा। फिर कुछ समय पश्चात वह क्या हो जाएगा? अपने दाएं मुड़ जाएगा। दाएं यानी कि उसका मुंह इस तरफ होगा, तो उसका दाहिना हाथ किधर होगा? इस तरफ होगा, तो वह दाएं मुड़ जाएगा। तत्पश्चात वह अपने बाएं मुड़ जाएगा। अब देखिए उसका मुंह इस तरफ होगा, तो अब उसका जो बायां यानी कि उल्टा होगा वो किधर होगा? इस तरफ होगा, तो अब वो इस तरफ मुड़ गया है। वह पुनः अपने दाएं मुड़ जाता है। अब फिर से उसको अपने दाएं यानी कि सीधे हाथ की ओर मुड़ना है, तो वह नीचे को मुड़ जाएगा। अब वह किस दिशा में है? तो फ्रेंड्स बताइए, अब वो कौन सी दिशा में है? तो इस तरफ नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है? इधर होती है दक्षिण दिशा। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। अब है नेक्स्ट 23, सही उत्तर आकृति को ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें देखना है, पहले से एक गोला बन रहा है, फिर एक गोले के अंदर जो है दूसरा गोला बन रहा है, फिर इसी को बिल्कुल इधर को टर्न कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर एक गोले के अंदर दो गोले बनाकर क्या करना है? हमको इसी को इस तरफ से टर्न कर देना है। तो देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर गोले के अंदर जो दो गोले होंगे वो इस तरफ को आ जाएंगे, उल्टी तरफ को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का ही है, 24, निम्नवत त्रिभुजों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। इस स्टार में देखना है कितने त्रिभुज आएंगे। अगर हम इनको काउंट करेंगे तो देखिए एक त्रिभुज तो आपका यहाँ देखिए इस तरह से बनेगा, ये होगा एक त्रिभुज, और दो ये, तीन ये, चार आपका ये बन जाएगा। तो इस तरह से अगर आप गिनोगे अपने पेन से, अगर आप अच्छी तरह से गिनते हो, तो इसका आंसर जो आएगा 10 आएगा। इसमें 10 त्रिभुज होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं। फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो कहाँ पाए जाते हैं? रेटिना में पाए जाते हैं। रेटिना को आप क्या बोल सकते हो हिंदी में? दृष्टि पटल भी बोल सकते हो।
तो फ्रेंड्स, जब भी साइंस से एक क्वेश्चन बनता है तो वह आँख से संबंधित जरूर बनता है। जैसे कि हमारे जो आँख का प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है आँखों में, तो आँख से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं ये रेटिना, लेंस, इन सब से। तो आप इनको भी एक बार पढ़ लेना। और देखिए यहाँ पर रेटिना बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, जो ₹407 को ABC में डिवाइड करना है और इनका अनुपात दिया गया है हमें। इसमें बांटने पर उनके भाग क्रमशः कितने होंगे। तो फ्रेंड्स, इनको हमें क्या करना है, बांटना है। 407 को ABC में बांटना है जिसके अनुपात ये हैं। तो उनके भाग हमें बताना है कितने कितने हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, जितने भी अनुपात दे रखे हैं उनको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 आप इनको ऐड करोगे। एलसीएम लेके अगर आप ऐड करते हो तो लास्ट में क्या आएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर ऐड करने पर 37 आ जाएगा। अगर आपको एलसीएम लेके ऐड करना नहीं आता तो आप सिंपली ऐसे भी ऐड कर सकते हो कि 1/5 प्लस 1/6। फिर आप ऐसे ऐड कर सकते हो, पहले इन दोनों को ऐड कर दोगे, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ 1/6 ऐड कर दोगे। ऐड करने के लिए क्या करना होता है, आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी होती है और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी होती है। जैसे कि 4 5 जो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 1 5 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, प्लस 1/6 भी आपके साथ चलता रहेगा। 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं। अपॉन 20 प्लस 1/6 फिर से ऐसे ही आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका क्या आंसर आएगा यहाँ पे, 37/16 को ऐड करके आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, हर किसी आपको जितने भी रेशियो दे रखी हैं सबके लिए एक एक करके उनके भाग निकालते जाने। जैसे अगर आप ए के लिए निकालोगे तो क्या होगा, आप सबसे पहले ए के लिए क्या है, 1/4 रेशियो दिया गया है। तो इसमें आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, पहले तो 407, क्योंकि 407 हमारे टोटल रुपीज़ है। अपॉन में क्या करना है आपको, जो आपने इनको ऐड करके आंसर निकाला था 37/60। ठीक है, इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। तो ए के लिए आपका आ जाएगा 165, इसको आप सॉल्व कीजिए, 165 आपका आ जाएगा। ऐसे ही आपको क्या करना है, बी के लिए भी करना है। बी के लिए भी आप सेम ऐसे ही करोगे, 1/5 407 अपॉन 37/60। तो बी के लिए आपका आंसर आ जाएगा 132। सेम ऐसे ही आपको 1/6 के लिए भी करना है। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन ए, 165, 132 और 1110। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। स्कॉटलैंड का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र उत्तराखंड की संस्कृति में समाहित है। राइट आंसर इसका क्या होगा, मसक बीन। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा मंदिर सुदर्शन शाह द्वारा निर्मित कराया गया था। तो सुदर्शन शाह द्वारा कौन सा मंदिर निर्मित कराया गया था, ये था यमुनोत्री मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइना पीक कहाँ स्थित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। चाइना पीक जो कि एक दर्शनीय स्थल है वह कहाँ स्थित है, नैनीताल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दूधातोली श्रेणी से निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम है। तो फ्रेंड्स, जो दूधातोली श्रेणी होती है जो कि पौड़ी गढ़वाल में है, वहाँ से 5 नदियों का संगम होता है, जो कि है पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और आपकी होती है एक वीनो नदी और एक है आपकी पश्चिमी रामगंगा हो गई, और पूर्वी नयार पश्चिमी नयार मैंने आपको बता दिया है, और एक लास्ट आपकी आंठागाड़ होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पूर्वी नयार से पश्चिम नयार, इन दोनों नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, दूधातोली श्रेणी से होता है। बाकी आपने रूपिन सुपिन जो है गंगा तंत्र में आपने पढ़ा ही होगा कि कहाँ से निकलती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। तो आवृत्ति जो होती है बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होती है जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, लेकिन उसकी गति चेंज हो जाती है, तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाती है और प्रकाश की दिशा भी बदल जाती है। 32 में पूछा है, टुगेला को जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है, कहाँ स्थित है। तो टुगेला क्या है, सबसे बड़ा वाटरफॉल है दुनिया का, यह स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। और अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में है कुचिकल, ये है भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल, और इसकी जो ऊंचाई है वो 455 मीटर कुछ अप्रोक्स है। और जो आपका दक्षिण अफ्रीका वाला है ये है आपका लगभग 979 मीटर में, और कहाँ है आपका, दक्षिण अफ्रीका के वेनेजुएला में, वेनेजुएला में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए,
इसमें बोला है एक आंख से दृष्टिबाधित होने पर भी किस पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को टाइगर कहा जाता है। तो ये हैं नवाब पटौदी, जिनको एक आंख से दृष्टिबाधित होने पर भी पूर्व भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को टाइगर कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, पेट्रोनॉस टावर कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, पेट्रोनॉस टावर जो है वो कुछ इस तरह का टावर होता है, दो टावर आपस में से जुड़े रहते हैं। तो ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है कुआलालंपुर में, जो कि किधर है, यह है मलेशिया में। मलेशिया में पेट्रोनॉस टावर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, यह स्थित है आपका ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आप इसको याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है, निम्न में किसकी उपस्थिति जल को कठोर बनाती है। यानी कि जो वाटर होता है वो हार्ड किसके कारण होता है। एक तो आपका होता है कैल्शियम के लवण के कारण, और एक आपका होता है मैग्नीशियम के लवण के कारण। तो दोनों उपयुक्त, दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो साइंस से देखिए, साइंस से बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बोला गया है रक्त लाल रंग क्यों होता है, तो ये होता है हीमोग्लोबिन, जो कि प्रोटीन होता है, इसके कारण। क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तराखंड राज्य में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता जाता है, हर परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। उत्तराखंड राज्य में किस प्रकार का रेशम का उत्पादन होता है, ये होता है मलबरी, टसर और मूंगा, तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन। उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला है, निम्न में से उत्तराखंड में अधिकतम जनसंख्या किस अनुसूचित जनजाति समूह की है। यानी कि हमको बताना है एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ कौन सी ज़्यादा सबसे उत्तराखंड में है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बताती ही रहती हूँ कि थारू जो है, थारू उत्तराखंड की सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है, और कुमाऊँ की भी यह सबसे बड़ी जनजाति है। लेकिन हमसे अगर गढ़वाल का पूछा जाए तो गढ़वाल की हमारी जौनसारी जनजाति सबसे बड़ी होगी, और उत्तराखंड की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति होगी जौनसारी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, उत्तराखंड के कितने जिले भूकंपीय दृष्टिकोण से जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। तो जोन 5 के अंतर्गत हमारे जो जिले आते हैं वह कितने आते हैं पूछा गया है। ये आते हैं 5 जिले। 5 जिले ऐसे हैं जो जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। उनमें से पहला आपका है पिथौरागढ़, लिख भी सकते हो आप इसको, फिर है उत्तरकाशी, फिर है रुद्रप्रयाग, फिर है बागेश्वर, और लास्ट आपका है चमोली। तो ये 5 जिले ऐसे हैं जो जोन 5 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, उत्तराखंड राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड का ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे कम कृषि योग्य भूमि है। राइट आंसर इसका होगा उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तराखंड में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय पूछा है, तो यह है रानीखेत में, और रानीखेत किधर है, अल्मोड़ा जिले में। क्वेश्चन नंबर 43 है, टांड कर वसूल किया जाता है। टांड कर को तान कर भी बोला जाता है, और यह वसूल किया जाता है बुनकरों से। बुनकरों से यह वसूल किया जाता है। तान मतलब होता है धागा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में कौन एक उत्तराखंड की जनजाति नहीं है। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में टोटल 5 जनजातियां रहती है, बोक्सा, राजी, भोटिया, थारू और जौनसारी। तो ये 5 जनजातियां जहाँ पर भी आपको दिखेंगी उत्तराखंड की होंगी। लेकिन देखिए यहाँ पे चौथे में लिखा है गोंड। तो गोंड जो है ये मध्य प्रदेश साइड की जो है जनजाति है, तो ये उत्तराखंड की जनजाति नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला है, निम्न में से उत्तराखंड के किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय रखा गया है। राइट आंसर इसका होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय रख दिया गया है, और इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46 है, खड़ दीपक पूजा के लिए प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर अवस्थित है। ये है आपका श्रीनगर में, जो कि कहाँ आता है, पौड़ी गढ़वाल के अंदर आता है। तो श्रीनगर में है कमलेश्वर मंदिर, याद रखिएगा आप इसको भी। कुमाऊं में प्रथम गोरखा प्रशासक कौन नियुक्त हुआ था। तो फ्रेंड्स, कुमाऊं का जो है पहला गोरखा प्रशासक पूछा है, ये थे जोगामल्ल शाह। अब यह है कुमाऊं के प्रशासक जो कि
लगभग आपके 1792 में 1792 में जोगामल्ल शाह को बनाया गया था कुमाऊं में। लेकिन अगर गढ़वाल का पूछा जाता तो वह राइट आंसर हो जाता अमर सिंह थापा। गढ़वाल के जो अमर सिंह थापा थे वो 1803 में गोरखा प्रशासक बने थे। क्वेश्चन नंबर 48 है 1936 में स्थापित गणदेश सेवा संघ, जिसे बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया, इसकी स्थापना किसने की थी? देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोला है, जो गणदेश सेवा संघ था उसको उसका नाम बदल के हिमालय सेवा संघ रख दिया था। और यहाँ से देखो इसकी स्थापना भी आपको पता चल गई है, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी? ये श्रीदेव सुमन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गणदेश सेवा संघ का, तो यह की थी श्रीदेव सुमन ने 1936 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, टिहरी नरेश प्रताप शाह की मृत्यु के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली थी? तो टिहरी नरेश जो थे प्रताप शाह, उनकी जब मृत्यु हुई थी तो उनके बाद संभाली थी उनकी ही पत्नी महारानी गुलेरिया ने उनकी शासन की बागडोर संभाली थी। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास क्या है, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन के लेखक बताने हैं आपको। इसके लेखक थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 51 है गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना है? तो फ्रेंड्स जो गौरा देवी के नाम से योजना चलाई जाती है वो है कन्याधन योजना। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे पास, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की घोषणा कब की गई? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। 1 जून 2002 में इसकी घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला है प्रसिद्ध समाज सेविका गंगोत्री गर्ब्याल का संबंध किस जिले से है? गंगोत्री गर्ब्याल आती हैं पिथौरागढ़ से। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला है कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना है? तो आपको सभी बांध परियोजनाएं याद रखनी होगी कि कौन सी किस जिले पर है, जिले में है, कौन सी किस नदी में है। क्वेश्चन नंबर 54 में कोटेश्वर बांध का पूछा है, किस नदी पर है? यह है आपका भागीरथी नदी में। क्वेश्चन नंबर 55 है केदारनाथ आपदा हुई थी। तो फ्रेंड्स केदारनाथ आपदा आई थी आपकी जून 2013 में। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला है विश्वविख्यात नालंदा महाविहार किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा इसका? बिहार में। बिहार में है नालंदा महाविहार। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला है कि भूमि माप इकाई, भूमि माप इकाई उत्तराखंड की बोली है नाली, बीघा, मुट्ठी, सभी भूमि की माप इकाई होती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला है भारत में सूचना का अधिकार RTI अधिनियम कब लागू किया गया था? सूचना का अधिकार भारत में हुआ था 2005 में लागू। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बोला है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय यह है आपका देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 60 में बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं का 15वां होगा? तो फ्रेंड्स इस तरह का ये रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें कि आपको सारे लेटर्स को पढ़ना होता है कि कौन सा कितने नंबर पे आ रहा है, चलना होता है। जैसे कि आपको पूछा है कि अक्षर बाएं से पूछा है, तो बाएं से कैसे चलेंगे आप? बाएं से आप इसका मतलब कि स्टार्टिंग से आपको चलना होगा बाएं से चलने के लिए। तो आपको 7वें पे पहुंचना है, फिर 7वें के जस्ट अपोजिट फिर से दाएं पे आ जाना है इस तरह से, और 15वें को छू लेना है। 15वें को छू गए ए के बाद आप क्या पढ़ोगे? जेड से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, जेड, वाई, इस तरह से एक्स आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, और जो भी 15वें नंबर पे आ जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आप पढ़ते हो तो 60 का जो होगा डी, वी जो होगा वी आपका 15वें नंबर पे आएगा। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं पर फोकस करता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? ऐसा हो पाने का कारण ये है कि समंजन एकोमोडेशन देखिए एकोमोडेशन समंजन क्षमता होती है। ये मानव नेत्र जब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 62 है ABCDE 5 नदियां हैं। AB की अपेक्षा छोटी है परंतु E की अपेक्षा बड़ी है, C सबसे बड़ी है। यदि D B से छोटी होती तो परंतु A से कुछ बड़ी है, तो सबसे छोटी नदी हमको बतानी है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे देखेंगे, एक डायग्राम से इसको सॉल्व कर लेंगे कि 5 नदियों में A B की अपेक्षा छोटी है, तो A कैसी होगी? B की अपेक्षा छोटी होगी, तो ये B बड़ी होगी और A छोटी होगी।
परंतु ई से बड़ी है। जो ए है ना वो ई से बड़ी है, तो ई आपकी छोटी हो जाएगी। फिर आपके है सी सबसे बड़ी है, सी को अब इन्होंने बताया है सबसे बड़ी सी, ठीक है। फिर बोला है यदि डी जो है बी से कुछ छोटी है, ठीक है, डी जो है बी से कुछ तो छोटी है लेकिन ए से कुछ बड़ी है, ठीक है, हमने बना दिया है ए से बड़ी है वो। तो सबसे छोटी नदी पूछा है, सबसे छोटी नदी आपको कौन सी दिख रही है? ई दिख रही है सबसे छोटी, तो ऑप्शन सी में क्या हो जाएगा? ई सबसे छोटी नदी हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में बोला है टीवी प्रसारण के लिए प्रायः निम्न आवृत्ति प्रयोग की जाती है। टीवी प्रसारण के लिए की जाती है आपकी 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। इसके साथ साथ आपको इस तरह के क्वेश्चन भी याद रखने हैं कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, 1 जीबी में कितने बाइट एमबी होते हैं। तो ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 64। इसको भी आपको सॉल्व करना है, इसका हमको मान बताना है। इसको सॉल्व करके मान बताना होता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आपसे बोला है 1/3 + 1/2 - 1/7/9। सबसे पहले आप नीचे से शुरुआत करोगे, जैसे कि आपको देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिंपल कर देना है। तो कैसे बनेगा? 2 - 9/7 बन जाएगा, क्योंकि 9 को जब हम ऊपर ले जाते हैं मल्टीप्लिकेशन करके तो 9/7 बन जाएगा। फिर 7 2 जा कितना हो जाएगा? 14 - 9/7 हो जाएगा। अब देखिए 14 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, तो 5/7 हो जाएगा। तो इतना तो आपका बिल्कुल इरेज होके क्या बन जाएगा? 5/7 हो जाएगा। अब फिर से हम इतने को सॉल्व करेंगे जितना हमारे पास बच गया है। तो हमारे पास कितना बच गया है? 1/3 + 1। तो 7 को हम फिर से ऊपर ले जा लेंगे 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके, तो क्या बन जाएगा? 1/3 + 7/5। ये आपका फिर से बन गया। अब इसको फिर से आप सॉल्व करोगे वैसे ही, कैसे? एलसीएम लेके 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15। 15 में ऐड कर दोगे आप 7। तो देखिए कैसे होगा ये। 5 3 जा 15 में आप 7 ऐड करोगे तो 1/22/5 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए 1/22/5 मतलब कि आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 5/22। 5/22 हुआ। अब देखिए ये मैंने आधा ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब है 17/22 भी है साथ में ऐड करने के लिए। तो देखिए 17/22 भी हो जाएगा, और 17 और 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 22। और नीचे आपका सेम रहेगा 22। 22 1 जा 22। तो राइट आंसर क्या आ गया आपका? 1 आ गया। तो इस तरह से इनको सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने की एक क्लास अलग से दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 65 है 8 आदमी मिलकर एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 2 आदमी और बढ़ा दिए जाएं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो देखिए इसको आप आराम से समझिए। 8 आदमी मिलकर एक काम को 40 दिन में करते हैं। 8 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 40 दिन में कर रहे हैं। तो यदि 8 आदमी एक काम को 40 दिन में कर रहे हैं, तो अभी हम अगर एक दिन का निकालना चाहें, एक दिन का अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/40, ठीक है। 1/40 ये एक दिन का काम आ गया। कितने लोगों का? 8 लोगों का काम आ गया। अगर हम सिर्फ एक लोगों का काम निकालेंगे, एक लोगों का काम अगर हमें निकालना है तो कितना होगा? 1/40 × 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 से गुणा कर देंगे क्योंकि हमें 8 लोगों का काम एक दिन के लिए निकालना है, एक आदमी के लिए निकालना है, ठीक है। एक आदमी कितना काम करेगा? 1/40 × 8 करेगा। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि 2 आदमी और बढ़ा दिए गए हैं। 2 आदमी का काम निकालना है हमको। एक आदमी का अगर हमारे पास इतना काम है तो 2 आदमी का कितना होगा? 8 में हमको 2 और ऐड कर देना है, क्योंकि 8 आदमी पहले टोटल थे और 2 और आ जाएंगे तो 10 हो जाएंगे टोटल। तो 10 आदमी का काम हम निकालेंगे तो 10/40 × 8। इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 माइनस हो जाएगा, और 1 कितना जाएगा? 32। 1/32 क्या आ गया? 10 लोगों का काम आ गया। 10 लोगों का काम आ गया, लेकिन हमें काम नहीं, हमको दिन निकालना है। तो दिन निकालने क्या कर देंगे? इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो 32 डेज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको मैं इसको एक बार और समझा देती हूँ। देखिए 8 आदमी का काम हमको 40 दे रखा है। 40 डेज में 8 आदमी काम कर रहे हैं। अगर हमें एक दिन का काम निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1/40।
ये हो गया एक दिन का काम 1/40, और 8 लोग एक दिन में कितना काम करेंगे 1/40 गुणा 8, ठीक है। तो ये हो गया एक लोगों का काम 1/40 गुणा 8। वैसे ही 2 आदमी और बढ़ा दिए तो 10 हो गए, तो 10/40/8 हो जाएगा। तो 0 से 0 माइनस हो जाएगा, 1/32 आंसर आएगा, और 32 आपके क्या हो जाएंगे, दिन हो जाएंगे। कि अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। अंकों की श्रृंखला में एक पद लुप्त है, विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आएगा, ये आपको सोचना है सीरीज में। देखिए इस सीरीज को कैसे कंप्लीट करेंगे हम देख लेंगे कि इनके बीच में कितना गैप आ रहा है। तो 21 से 25 के बीच में कितना गैप आ रहा है, 4 का गैप आ रहा है। 25 से 33 के बीच में 8 का गैप आ रहा है, और 33 से 49 के बीच में 16 का गैप आ रहा है, और 49 से 81 के बीच में 32 का गैप आ रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 2 का स्क्वायर है, फिर 2 का क्यूब है, फिर आपका 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है। तो इस तरह से गैप ले रहे हैं। तो अब हम लेंगे 2 की पावर 6 का गैप, जिसमें हो जाएगा 64। तो 81 में अगर हम 64 ऐड करते हैं तो राइट आंसर आ जाएगा 145। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला है, नीचे दिए गए प्रश्न में दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखें, तत्पश्चात प्रश्न के नीचे विकल्पों का अनुक्रम छांटना है। तो देखिए अगर हमें इसमें अनुक्रम बनाना है तो हमें थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इन सब चीज़ों में से सबसे पहले आएगा रेत। सबसे पहले रेत आएगा, फिर रेत के बाद लोहा, फिर सोना, फिर आपका हीरा, और फिर प्लेटिनम। तो यहाँ पर एक तरह से आप इस तरह से याद कर सकते हो कि महंगाई के वजह से, ठीक है। सबसे सस्ता क्या होता है, रेत सबसे सस्ता होगा, फिर लोहा थोड़ा महंगा होगा, फिर सोना महंगा होगा, फिर हीरा थोड़ा महंगा, और सबसे महंगा क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बन रहा है, बी ऑप्शन राइट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला है, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत हमको बताना है। तो देखिए इसमें आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। जैसे कि आपकी 2 है और इसके पहला गुणनफल जो होगा 1 होगा और 2 होगा, तो यानी कि 1 की टेबल में ये आ सकता है और 2 की टेबल में आ सकता है। उसी तरह से 3 जो होगा वो 1 की टेबल में आ सकता है और 3 की टेबल में आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये होती है अभाज्य संख्याएं। तो हमको पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत का रूल आप लगा देंगे, आप जितने भी नंबर होंगे उनको ऐड कर दोगे और टोटल नंबर जितने होंगे उसको नीचे डिवाइड कर दोगे। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा, 12.9। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला है, फूलों की घाटी में बहने वाली नदी का नाम क्या है। पुष्पावती नदी फूलों की घाटी में बहती है, और फूलों की घाटी किधर है, चमोली में है। क्वेश्चन नंबर 70 में हमसे बोला है, आज सोमवार है, आज से 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप सिर्फ इस तरह से अंदाज़ा लगाओगे, 61 दिन को गिनने के बाद अगर आप डेज निकालोगे तो ये आपके लिए बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो आपको कैसे लॉजिक लगाना है, आपको क्या करना है, 61 को डिवाइड कर देना है 8 से। 8 से जितने बार भी वो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है, तो 8 7 जा आपका 56 हो जाएगा। 56 आपका आ जाएगा, 8 7 जा 56। तो आप क्या करेंगे, 61 में से आप माइनस कर दोगे 56 को, तो कितना आ जाएगा आपका 5। तो 5 दिन एक्स्ट्रा और बच रहे हैं, तो सोमवार के बाद से 5 दिन और आपको बढ़ जाने। सोमवार के बाद आता है आपका ट्यूसडे, फिर आता है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और 5वें नंबर पर आ जाएगा आपका सैटरडे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी, शनिवार यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखिए माइकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो आपको अध्ययन पता होना चाहिए। साइंस में बहुत सी चीज़ों के अध्ययन किए जाते हैं, उनको कुछ नाम दिया, जैसे कि माइकोलॉजी दिया है कवक का। कवक का अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। अगर शैवाल का अध्ययन पूछा होता तो फाइकोलॉजी लिखा होता, फाइकोलॉजी, ठीक है। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है, यदि 257 इंटू इतना होता है तो 2 इतना कितना होगा। तो देखिए इसमें आपको देखना है जो डेसिमल है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 के बाद डेसिमल है और यहाँ पर भी 2 के बाद डेसिमल है, तो ये तो आपके ऐड हो जाएंगे डेसिमल के पीछे वाले। तो इसमें 4 के बाद, जैसे कि आप 4 प्लेस देख लीजिए, 1 2 3 4, तो इनके बाद आपका डेसिमल आना है। तो ऐसा तो ऑप्शन सिर्फ सी में ही दिया गया है कि 4 लोगों के बाद यहाँ पर डेसिमल आ रहा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो देखिए ये क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। चक्रवृद्धि ब्याज में हमसे पूछा है कि 10,000 का 5% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको बताना है, जबकि ब्याज प्रति 6 माही है, तो मतलब 6 महीने में हमको ब्याज देना है, लेकिन हमको यहाँ पर ब्याज की दर जो दी गई है वो वार्षिक दी गई है। तो दर वार्षिक दी गई है तो हमें पहले इसको 6 माही में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर 1 साल के लिए 5 है तो आपके 6 माह के लिए आपको इसके 2 हिस्से करने पड़ेंगे, यानी कि डिवाइड करना होगा 2 से। ठीक है, आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। 10,000 का जो है हमसे पूछा है वार्षिक ब्याज दर 5%, तो इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। तो अगर हम दर का फ्रैक्शन निकालते हैं तो 1/40 आ रहा है। तो ऐसे 2 हिस्से आपके 250 के आपके हिस्से हो जाएंगे यहाँ पर। फिर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो हिस्से होते हैं उस पर भी ब्याज लगता है। तो 250 और 250 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, प्लस आपका 1/25 भी था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा 506.25 के समथिंग ये राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फ्रेंड्स अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहे हैं तो इसकी मैं एक सेपरेट क्लास दे दूंगी, तब आपको ये अच्छी तरह डिटेल में मैं समझा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 74 है, मलेरिया रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ द्वारा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 में बोला है निम्न में से कौन भारत का दक्षिणवर्ती छोर है, मतलब कि आपका साउथ का छोर पूछा है, तो ये है इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 76, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियां कौन सी है। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और नीलगिरी। इनमें से सबसे जो पुरानी है वो है अरावली, जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियां हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में बोला है भूकंप की तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफ। रिएक्टर स्केल से इसको मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 बोला है जरदोजी कपड़े की कढ़ाई के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। जरदोजी एक प्रकार की कपड़े की कढ़ाई है, तो इसके लिए प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा आगरा। आगरा शहर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 79 है पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन परास्त हुआ था। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था। ये हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया था। राइट आंसर यहाँ पे होगा इब्राहिम लोदी था जो कि परास्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 80 है अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में अंकित है। राइट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 81 में बोला है रिंग वर्म क्या है। रिंग वर्म क्या होता है, ये है एक प्रकार का कीड़ा। सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक कवक व्याधि होती है रिंग वर्म। क्वेश्चन नंबर 82 है शिमला समझौता में हस्ताक्षर किया गया था किन किन देशों द्वारा। भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता में हस्ताक्षर किया गया था। अब है निम्न में कौन से व्यवसायों का समूह अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में आता है। तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, शिक्षक, चिकित्सक, नाई, ये सभी क्या आते हैं, तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है चारण नाम से उत्तराखंड के निम्न में से कौन इतिहासकार प्रसिद्ध हैं। ये हैं शिव प्रसाद डबराल, उत्तराखंड के इतिहासकार हैं, चारण नाम इनको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है। कॉर्बेट, राजाजी और पुष्पावती, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर क्या होगा, गंगोत्री, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दिया है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन उत्तराखंड का जो है उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना है। राजाजी जो है 3 जिलों में फैला हुआ है, और पुष्पावती आपका चमोली में है। क्वेश्चन नंबर 86 है किस वर्ष में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। चमोली में ये राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी खोज की थी फ्रैंक स्माइथ ने। अब हमसे पूछा है कि इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया, ये हुआ 1982 में। क्वेश्चन नंबर 87 में बोला है गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह की मृत्यु किस सन में हुई थी। तो राइट आंसर क्या होगा, सन 1804 में इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 88 में बोला है कौन सुमेलित नहीं है। डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल, कलाकार सुंदरलाल बहुगुणा, पर्यावरणविद, गौरा देवी चिपको आंदोलन, इंद्रमणि बडोनी, उत्तराखंड क्रांति दल। तो ऑप्शन ए देखिए डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल,
इनको बोला गया है कलाकार, लेकिन ये क्या है, पर्यावरणविद हैं, प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा सुमेलित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उत्तराखंड का जो राष्ट्रपति शासन था वो 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक लगा था। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन खुड़बुड़ा के युद्ध में मारा गया। खुड़बुड़ा का युद्ध प्रसिद्ध है, जिसमें कि प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1804 में यह युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91 है, बेदनी बुग्याल जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। सबसे बड़ा बुग्याल पूछा जाएगा तो बेदनी बुग्याल होगा। और यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है चमोली जिले में। क्वेश्चन नंबर 92 है, उत्तराखंड की राज्यसभा के लिए कितने प्रतिनिधि होते हैं? यानी कि उत्तराखंड की राज्यसभा जो है सीटें कितनी है? ये हैं 3 सीटें। 3 सीटें हैं राज्यसभा के लिए, आपकी 70 सीटें हैं विधानसभा के लिए, और आपकी लोकसभा की बात की जाए तो 5 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें कि जो है लोकसभा से आपकी 5 सीटें आती है, कुछ आरक्षित हैं। लगभग आपकी 2 सीटें इसमें आरक्षित हैं। और आपका जो है 70 विधानसभा जो है 70, इसमें आपकी टोटल 15 सीटें आरक्षित है, जिसमें कि 13 SC के लिए है और 2 ST के लिए है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1949 में यह विलय हो गया था भारत में। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 94 में बोला है, वसुधरा प्रपात किस नदी से संबंधित है? वसुधरा प्रपात संबंधित है अलकनंदा नदी से। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की रन ऑफ द रिवर परिकल्पना पर आधारित अपने ढंग की पहली जल परियोजना कौन सी है? ये है विष्णु प्रयाग परियोजना। क्वेश्चन नंबर 96 में बोला है, किस तिथि को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया? 1 जनवरी 2007 को। वाडिया संस्थान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। वाडिया संस्थान उत्तराखंड से किस क्षेत्र में शोध कार्य करता है? यह है भूगर्भिक सर्वेक्षण में। क्वेश्चन नंबर 98 में बोला है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए देसाई। क्वेश्चन नंबर 99 है, वर्तमान उत्तराखंड में सबसे पहले मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला था? मैग्सेसे पुरस्कार मिला है चंडी प्रसाद भट्ट जी को, पर्यावरणविद हैं। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है, टिहरी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा इसका? सुदर्शन शाह ने टिहरी की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स हमने पटवारी लेखपाल का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया है। तो फ्रेंड्स आपको पता ही चल गया होगा कि पटवारी लेखपाल का किस तरह से क्वेश्चन पेपर बनता है। इसी तरह से हम और भी पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से और भी कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं लाते रहूँगी। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।